नमस्कार मित्रों। राजस्थान की लोक कला संस्कृति में जो पहला और महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो होता है राजस्थान की लोक कलाएं। अब राजस्थान की लोक कलाओं में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, इसको परीक्षा में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और किस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की लोक कलाएँ। लोक कलाएं में देखिए, हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात करते हैं कि राजस्थान की जो लोक कला है वो होती क्या है, लोक कलाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है, लोक कला का संबंध किन किन चीज़ों से होता है और लोक कला क्या राजस्थान में क्या महत्व रखती है, इन चीज़ों के ऊपर पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, राजस्थान की लोक कला में सबसे पहले आता है लोकगीत। जब तक लोकगीत नहीं होंगे लोक कलाएँ बनेगी नहीं। लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, ठीक है। तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत, इन चारों का मिश्रण कहलाता है राजस्थान की लोक कला है। और इन सभी का जो सम्मिलित रूप है, या इन सभी को जो मैं बोलता हूँ कि हम जिसको ऐड करके, जिससे कि मतलब इन सभी का निर्माण कब होगा, जब लोक वाद्य और लोक कलाएँ आपस में जब जुड़ेगी तो लोक कलाएँ एक बनेगी। तो लोक कला को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। नंबर एक, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत के माध्यम से, और दूसरे पार्ट के माध्यम से हम करते हैं लोक वाद्य से। यानी कि जब लोक वाद्य का सम्मिलित रूप लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत से हो जाता है, मतलब जब लोक वाद्य और राजस्थान की ये चार कलाएं, गीत, नृत्य, नाट्य और संगीत, इन चारों के संयोग से जो बनता है उससे क्या बनता है, राजस्थान की लोक कला का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कलाओं में सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं राजस्थान के लोक गीत। कि जब तक लोक गीत नहीं आएंगे तो उनका प्रचलन नहीं होगा, तो राजस्थान के नृत्य होना भी संभव, क्योंकि नृत्य होते हैं वो लोक गीतों पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक गीत। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक गीत की महत्वता रहा, या राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से जो प्रचलन में है उनके बारे में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब पहले बात करते हैं कि राजस्थान के लोकगीत होते क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जो राजस्थान की जो लोकगीत है उसको उसमें पढ़ना क्या होता है, या फिर अपनी अभिव्यक्ति को, लोकगीत की मैं परिभाषा बता रहा हूँ आपको, जैसे अपनी अभिव्यक्ति को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, राजस्थान के लोकगीत कहलाते हैं। मतलब अपनी बात को गीत के माध्यम से रखना। जैसे कि एक मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कि आओ मेरे देश में आओ, और इसी को अगर मैंने बोला केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, तो इसको गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, राजस्थान के लोकगीत कहलाता है। इस पीडीएफ में, राजस्थान की लोक कलाओं की पीडीएफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये, सबसे पहले इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि राजस्थान की लोक कला क्या चीज़ है। उसके अंदर हम देखेंगे, हम टॉपिक स्टार्ट किया हमने राजस्थान के लोकगीत। तो लोकगीत को सिलेबस में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, जैसे बात करते हैं हम केसरिया बालम, पंछीड़ा गीत, ओणियों गीत, पनियारी गीत, लांगुरिया गीत, घूमर गीत या अन्य गीत। इन गीतों की क्या महत्वता, इन गीतों की क्या क्या जानकारी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे गोरबंद, जोरावा, मूमल गीत, डोला मारू गीत, हमसीडो गीत, पंछीड़ा गीत, लांगुरिया गीत, हिचकी गीत और पीपली गीत। इनके बारे में भी हम एक एक रूप से अच्छे से वर्णन करेंगे। फिर आता है कि राजस्थान में अब परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार, लोक कला को राजस्थान में किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न होता है प्री परीक्षा में पूछने का पैटर्न, और दूसरा होता है मेंस परीक्षा में पूछने का पैटर्न क्या क्या होता है। तो प्री परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है लोक कलाओं को, और मेंस में लोक कलाओं को किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके बारे में हम अच्छे से विस्तृत अध्ययन करके पढ़ेंगे इसे। फिर होता है ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन, कि पुराने एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए वो किस प्रकार से पूछे गए, उनका भी अच्छे से हम इसको वर्णन पढ़ेंगे। पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको किस प्रकार से पूछे गए थे, उनका आंसर क्या होगा, इसको इस तरीके से पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता, इसके अलग अलग हम इसका वर्णन अच्छे से करेंगे। और अंतिम तौर पर हम इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। राजस्थान की लोक कला में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की लोक कला। पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को कुछ किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि लोकगीत जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक है लोकगीत, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। राजस्थान में हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकगीत पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोकगीत किसका पार्ट है, लोक कला का पार्ट है। तो कला में हम पढ़ रहे हैं, गीत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कला में
इस टॉपिक को प्रदर्शित कैसे किया जाता है ना, कला के टॉपिकों को सिलेबस में कैसे दिया जाता है। तो जैसे कि बात करते हैं हम RS प्री में, तो RS प्री में जैसे कि इस कला को कुछ इस प्रकार से विस्तृत किया गया है या इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, जैसे लिखा हुआ है लोक संगीत एवं लोक नृत्य। तो RS के प्री के एग्ज़ाम में जब हम कभी सिलेबस उठाते हैं तो हमें दिखता है राजस्थान के लोक संगीत और लोक नृत्य। अब हम ये जज नहीं कर पाते कि इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। यहाँ पर तो भैया दिया है संगीत दिया है और हम गीत क्यों पढ़ें। तो ऐसा इसलिए पढ़ना होता है कि राजस्थान में जो लोक संगीत होते हैं वो जनमानस के वो स्वभाव की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है, और लोक संगीत से ही लोक गीत बने हैं, है ना। मतलब गीतों से संगीत बने, मैं यूँ बोलना चाहूँगा, गीतों से किसका निर्माण हुआ है, संगीत बने हुए हैं, ठीक है ना। जो नाट्य हुए हैं वो भी किसी का रूप है, संगीत का ही रूप है, और जो वाद्य है वो भी किसी का रूप है, संगीत का ही रूप है। तो गीत, नाट्य, वाद्य, इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, एक संगीत का रूप कहलाता है, ठीक है। तो लोक संगीत के अंदर हमें गीत भी पढ़ने होते हैं, नाट्य भी पढ़ने होते हैं और वाद्य भी पढ़ने होते हैं। फिर इस प्रकार से अगले सिलेबस देखो, RS मेंस में भी कुछ इस प्रकार से व्यक्ति किया हुआ है, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। मतलब RS प्री और RS मेंस के हिसाब से हमें गीत पढ़ना, नाट्य पढ़ना और वाद्य पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं पटवारी के सिलेबस में इस टॉपिक को लोक संगीत और लोक नृत्य के माध्यम से समझाया गया, सेम पैटर्न लिया गया है इसमें भी। और अन्य एग्जाम में लोक कलाओं को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, नाट्य, संगीत, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं जैसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से पूछे जाते हैं बात करते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार में बहुवैकल्पिक श्रेणी वाली परीक्षा में, यानी कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप के जब प्रश्न आते हैं, उसमें पेपर को, इन टॉपिकों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है लोक कलाओं से संबंधित प्रमुख स्थान। जैसे कोई लोक कला है, जैसे कि मैंने बोला कि राजस्थान का जोरावा गीत, अब जोरावा गीत है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्षेत्र पूछ लिया। तो पहला प्रश्न पूछे जाने का जो प्रोबेबिलिटी थी वो किसी क्षेत्र विशेष से पूछा जाता है। सेकंड चीज़ पूछी जाती है लोक कलाओं का संबंध जिस श्रेणी, वर्ग या जाति से हो। श्रेणी, वर्ग, जाति का मतलब ये होता है जैसे मैंने बोला कालबेलिया जाति, मैं बोलता हूँ कालबेलिया जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन सा गीत गाया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी तो मतलब किसी जाति विशेष की अगर बात हम करेंगे तो वहाँ पर प्रश्न किसी जाति विशेष से आएगा। और अगर श्रेणी या वर्ग से बात करेंगे तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे पावना गीत, जैसे मैं बोलता हूँ आपको पावना गीत, है ना, मैंने आपको बोला पावना गीत। पावना गीत कब गाया जाता है, तो पावना गीत गाए जाने का एक अवसर, उसकी कुछ श्रेणी है। जैसे श्रेणी क्या है उसकी, ये विवाह के समय गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का ये श्रेणी। और तीसरी बात मैं करता हूँ वर्ग की। वर्ग मतलब होता है कुछ गीत होते हैं जो खुशी के लिए गाए जाते हैं, मतलब जिनके पीछे कोई कारण नहीं होता है, बस हमारी खुशी होती है, हमारी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हम गीतों को गाते हैं। और एक चीज़ होती है वर्ग में, दूसरी चीज़ होती है कि हम किसी की याद में कोई गीत गाए, याद या मतलब किसी को याद करते समय हम कोई गीत गा रहे हैं, तो एक उसकी श्रेणी होती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने गीत गाया, लांगुरिया गीत गाया, तो लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है, केला देवी माता जी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत है। तो मतलब मैं केला देवी को खुश करने के लिए, मतलब उनको याद करते हुए मैं वो गीत गा रहा हूँ, तो वहाँ मेरी जो अभिव्यक्ति निकली वो याद करने के लिए निकल रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मैं घूमर गीत गा रहा हूँ, तो घूमर गीत क्या, वो मैं खुशी के लिए गा रहा हूँ, मुझे वो गीत अच्छा लगता है ना, तो मैं वो गीत खुशी, आत्मानंद के लिए, अपने सुख के लिए वो गीत गा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से श्रेणी का मतलब ये होता है कि किसी अवसर पर गाया जाने वाला गीत। वर्ग मतलब ये होता है कि उसको किस कारण से गाया जा रहा है, खुशी के लिए गाया है, याद करने के लिए गाया जा रहा है, तो उसके भी कुछ कारण है। और जाति से मतलब किसी जाति विशेष के द्वारा अगर वो गीत गाया जाता है या जाति विशेष में वो गीत प्रचलित है, तो वह जाति से संबंधित कहलाता है। तो तीसरा प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है लोक कलाओं का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से हो। जैसे मैं बोलता हूँ अल्लाह जिलाई बाई जो है वो मांड गायिका है, और वो जैसलमेर की मांड गायिका की प्रसिद्ध मतलब वो गायिका है, तो है ना, उनका संबंध इससे इसलिए जोड़ा जाता है कि ताकि क्या कहते हैं कि ना कोई व्यक्ति विशेष को भी हम स्मरण कर सकें। इस टॉपिक को हम लोक कला के सबसे एंड में पढ़ेंगे, ताकि लोक कला के हर व्यक्ति विशेष को हम अच्छे से इसमें जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है।
तो आइए जानते हैं मेंस परीक्षा में इस प्रश्न को पूछे जाने के प्रकार किस प्रकार। तो मुख्य परीक्षा वाली श्रेणी वाली परीक्षा में इस टॉपिक को किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है लोक कला की सामान्य जानकारी पूछी जाती है कि जैसे कि यह लोक कला का प्रमुख स्थान कहाँ का है, इसका वर्ग क्या है, मतलब इसकी श्रेणी या वर्ग या किस जाति के द्वारा गाया जा रहा है। तो इसकी सामान्य जानकारी जानी जाती है, या इस लोक कला का महत्व, मतलब इस लोक कला में क्या विशेष इसकी बात है, तो उसको जाना जाता है। सेकंड होता है लोक कला का महत्व क्या है। राजस्थान की कला संस्कृति में लोक कला का क्या महत्व रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि राजस्थान की जो लोक कला है वो राजस्थान की एक अनुपम श्रेणी है। मतलब राजस्थान की जो संस्कृति है वो किससे बनी हुई है, वो राजस्थान की लोक कलाओं से बनी हुई है। जब तक लोक कलाएं नहीं होगी तो राजस्थान की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो लोक कला का महत्व राजस्थान में किस प्रकार से या राजस्थानी संस्कृति में किस प्रकार से है, उसे जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी। ऐसे प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। इनके शब्द करीब करीब पूछे जाते हैं, जैसे कि 50 शब्दों में इसका आंसर दो या 100 शब्दों में इसका आंसर दो। इस प्रकार से वहाँ पे हमें इसका महत्व लिखना होता है। जबकि सामान्य जानकारी के लिए 15 से 50 शब्द तक हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी भी लोक कला का 15 से 50 शब्द में वर्णन करो। और लोक कला के क्षेत्र में राज्य सरकार के क्या क्या प्रयास है। राज्य सरकार ने लोक कला को जीवित रखने के लिए और हर ग्रामीण क्षेत्र को उससे जागरूक करने के लिए या शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए जो राज्य सरकार के प्रयास है वो क्या क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को 100 शब्दों में अच्छे ढंग से पूछा जाता है। तो पूछे जाने में देखो 100 शब्दों में भी कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, 50 में पूछी जा सकती है और 15 में पूछी जा सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा कि लोक कला होती क्या है, उसका मेंस एग्जाम में क्या महत्व है, प्री एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जैसे हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों से, हम शुरुआत करते हैं कि लोकगीत होते क्या हैं, लोकगीत कौन कौन से क्षेत्र के प्रचलित है, लोकगीतों का महत्व क्या है, उनका मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत पढ़ते हैं। राजस्थान के लोकगीत में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है राती जगह का नाम आता है। राती जगह क्या होता है। राती जगह, देखिए इसको शब्दों को तोड़ते तो राती और जगह, मतलब राती यानी रात्रि और जगह यानी कि रात्रि भर जाग कर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाएंगे, राती जगह गीत कहलाएंगे। जैसे विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, मुंडन इत्यादि मांगलिक कार्यक्रमों में रात्रि जागरण पर किसी देवी या देवता के गीत क्या कहलाते हैं, राती जगह कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे विवाह का उपलक्ष्य या विवाह का कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो विवाह के समय घर के देवी देवताओं को मतलब मनाना, खुश करना, ताकि यह कार्य शुभ तरीके से संपन्न हो सके। उसके लिए रात भर जाग कर देवी देवताओं की आराधना करना, गीत गाना उनके, वो क्या कहलाता है, राती जगह गीत कहलाता है। ऐसे गीतों को राती जगह गीत कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तेजा गीत। तेजा गीत, देखो तेजा का मतलब यहाँ पर है तेजा जी से। तेजा का मतलब किसे, यहाँ पर तेजा जी से। तो देखिए आपको यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा जो तेजा जी से संबंधित है, या तेजा जी का डायग्राम है, ठीक है। तो तेजा जी का मतलब तेजा जी की याद में गाए जाने वाले गीतों को तेजा गीत कहते हैं। अब ये गीत कब गाए जाते हैं, उसके लिए देखिए ये किसानों का प्रेरक है। मतलब तेजा जी, किसान लोग तेजा जी को बहुत अच्छा मानते हैं ना। वो यूँ कहते हैं कि हम जब खेती शुरू करते हैं और अगर हमने तेजा जी की अगर हमने भक्ति की तो हमने जो खेती करी वो अच्छी होगी, मतलब उसकी जो फसल हमें जो प्राप्त होगी वो बहुत अच्छी प्राप्त होगी। तो किसानों का प्रेरक गीत है। खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में जो गाया जाने वाला गीत होता है वो तेजा गीत कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं केसरिया बालम गीत। केसरिया बालम देखिए आपने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छा गीत है, ठीक है। राजस्थान का मतलब राजस्थान में पर्यटकों को बुलाने के लिए जो गीत बना है वो केसरिया बालम है। हालांकि इसकी पौराणिक मान्यता कुछ और, पौराणिक मान्यता यूँ कहा जाता है कि एक औरत है जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है और उसको इस गीत के माध्यम से उसको अपने पास में बुलाने का प्रयास है। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने क्या किया, इस गीत को जीवित रखने के लिए इसका प्रयोग पर्यटकों को राजस्थान में बुलाने के माध्यम से किया है कि पधारोनी मारे देश केसरिया बालम, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की वीर व्यथा को दर्शाया गया है। यह एक प्रकार का रजवाड़ी गीत है। वर्तमान में पर्यटकों को बुलाने के लिए यह गीत प्रसिद्ध किया गया, पर्यटन सरकार द्वारा प्रसिद्ध किया गया है, ठीक है। तो केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ठीक है।
अब बात करते हैं पंछीड़ा गीत की। पंछीड़ा गीत क्या होता है? पंछीड़ा का देखो, हमें नाम आते हमें नवरात्र याद आती है कि नवरात्रि के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, और जो नृत्य जिस लोक गीत पर किया जाता है, जैसे पंछीड़ा रे उड़े न जाजो पावागढ़ रे, है ना, तो इस गीत के ऊपर जो गीत गाया जाता है उसे गीत कहते हैं पंछीड़ा गीत कहते हैं। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती व ढूंढा क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। देखा जाए तो पंछीड़ा गीत संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है। और कब गाया जाता है? संपूर्ण राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है। और कहाँ गाया जाता है? ये मुख्य रूप से मतलब नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं हाड़ौती और ढूंढा क्षेत्र में। हाड़ौती ढूंढा क्षेत्र में अनेक अवसरों पर, नवरात्रि के अलावा भी अनेक अवसरों पर यह गीत गाया जाता है, जिसका नाम है पंछीड़ा गीत। इसके लिए अलगोजे, ढोलक और मंजीरों का, वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दुपट्टा गीत की। दुपट्टा गीत का मतलब देखिए, शादी के अवसरों पर दूल्हे की सालियों द्वारा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल के आती है? शादी के अवसर, मतलब ये एक प्रकार के श्रेणी को दर्शा रहा है कि यह गीत कब गाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर गाया जा रहा है। और किसके? दूल्हे की सालियों द्वारा। और किसके लिए गाया जा रहा है? ये खुशी के लिए गाया जा रहा है, क्योंकि शादी का अवसर क्या होता है? खुशी का अवसर होता है। तो खुशी के अवसर पर गाए जाने वाली गीत है तो दुपट्टा गीत है। यह विवाह के अवसर पर गाया जाना, इसको प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओलियों गीत की। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। वो किसी की याद में, यानी कि एक प्रकार का क्या है? ये विरह गीत है, मतलब किसी को है ना याद करने के लिए गाया जाने वाला गीत है, विरह गीत है ना। इसमें क्या है? मुख्यतः बेटी की विदाई में गाया जाता है। जब बेटी घर से विदा होती है शादी के समारोह में, उस समय ये गीत गाया जाता है। तो इस गीत की प्रमुख विशेषता एक प्रकार का याद गीत है। और किस में गाया जा रहा है? शादी में गाया जा रहा है। और ये गाया जा रहा जो खुशी गीत भी इसको मैं बोल सकता हूँ। कैसे गीत है? क्योंकि शादी एक किसका होता है? एक प्रकार का खुशी का प्रतीक होता है ना। शादी होती है तो वो खुशी का परिचायक होता है। तो खुशी में याद करने के पर्पज से गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओलियो गीत कहलाता है, जो विवाह के अवसरों पर गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोरावा गीत। जोरावा कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। और पति के वियोग में, यानी कि क्या है, इसमें हमें एक क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त हो रही है। जोरावा की कई एग्जाम में पूछा गया है कि जोरावा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। जैसे मैं बात करता हूँ LDC एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था कि जैसलमेर की जोरावा गीत कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अच्छा, कौन से वर्ग में आता है? तो ये याद वाली वर्ग में, मतलब पति को याद करने के परिप्रेक्ष्य में इस गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनी नृत्य की बात करते हैं। इंडोनी का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले इंडोनी का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। इंडोनी एक सूत की बंधी हुई एक मतलब रस्सी होती है, जिसको गोल गोल करके लपेटा जाता है, उसे बनाया जाता है, मढ़ा जाता है उसे अच्छे से, ठीक है ना। इसको सर पे रखा जाता है और इस इंडोनी के ऊपर पानी का मटका रखा जाता है, ताकि क्या होता है, पानी के मटके का सारा भार हमारे सर पर प्रत्यक्ष रूप से ना पड़े और उस इंडोनी के माध्यम से, ताकि हमारे सर में ज़्यादा तकलीफ ना हो, शारीरिक नुकसान ना हो, इसलिए, ठीक है। तो इंडोनी नृत्य पानी भरते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। अब पानी भरते समय गीत क्यों गाया जाता है, इसके पीछे क्या व्यथा रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे कुछ मकान बने हुए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, और इस मकान से दूर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं या एक तालाब है, ठीक है। यहाँ से अब क्या करना है, पानी लेकर इनको, महिलाओं को यहाँ से आना जाना पड़ता है। राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ पानी हर स्थान पर नहीं मिलता, कुछ दूरियों पर मिलता है पानी, एक निश्चित स्थान पर मिलता है यहाँ पे पानी, है ना। तो महिलाएं क्या करती है, सभी झुंड में एक साथ जाती है और अपना टाइम पास करने के लिए एक गीत गाती है, जिसे इंडोनी गीत कहते हैं, ठीक है। इंडोनी सिर पर बोझा रखने तो एक सूत, मूंज या नारियल की जटा या कपड़े की बनी होती है, इसलिए, और इंडोनी के माध्यम से इस गीत को गाया जाता है, इंडोनी गीत, है ना। नेक्स्ट, ये आत्मानंद सुख के लिए गाया जाने वाला गीत है, इंडोनी गीत, है ना। और इंडोनी नृत्य होता है वो कालबेली जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पपैयो की। पपैयो गीत क्या होता है, देखिए पपैयो गीत जो होता है वो पपीहा पक्षी पर आधारित है, पूरा किस पर आधारित है, पपीहा पक्षी। जैसे पपीहा पक्षी पर राज्य के कई भागों में पपैयो गीत गाए जाते हैं, मतलब पपैयो गीत किस पर आधारित है, पपीहा पक्षी पर आधारित है। इसकी क्या कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रेमिका है जो उपवन में आ चुकी है और वो अपने प्रेमी को उपवन में बुलाना चाहती है,
तो पपयो पक्षी के माध्यम से कहती है कि हे पपयो, तुम जाओ मेरे प्रीतम के पास जाओ और वहाँ से जाके उनको बोलो कि मैं उपवन में आ चुकी हूँ, वो भी उपवन में मुझसे मिलने आए। तो एक पपयो पक्षी को बना करके जो गीत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर किया यहाँ पर, तो ये पपयो गीत कहलाता है। ठीक है, यह गीत दाम्पत्य प्रेम का परिचय है। मतलब दाम्पत्य प्रेम मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो दाम्पत्य जो सुख है उसका परिचय गीत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इसको सीधे तरीके से। इसमें प्रेमिका अपने प्रीतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। इसमें जो प्रेमिका है वो प्रीतम को कहती है कि तुम अपने मुझसे आकर उपवन में आकर मिलो। पपिया पक्षी कोयल जैसा पक्षी होता है जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दक्षिण एशिया, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, तो यहाँ पर पपिया पक्षी काफ़ी पाया जाता है। तो पपिया गीत पपिया पक्षियों पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं हरजस गीत के। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा कुछ सगुण भक्ति गीत लोकगीत गाए जाते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ सगुण भक्ति गीत क्या होते हैं और निर्गुण भक्ति गीत क्या होते हैं। इसमें कई अंतर होता है जो कई लोगों को पता नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सगुण भक्ति गीत और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा को मानकर आराधना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया होता है। मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया होता है ना। तो ये चीज़ होती है, मतलब निर्गुण भक्ति में बस भक्ति किए जाओ, ठीक है, मूर्ति की बात नहीं करनी। जबकि सगुण भक्ति में क्या होता है, भक्ति किए जाओ और मूर्ति पूजा को मानकर करो। जबकि निर्गुण भक्ति में क्या है, मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया जाता है। तो राजस्थान की महिलाएं क्या करती है, शाम को मंदिरों में जाती है, मंदिरों में मूर्ति थी और मूर्ति के सामने बैठकर उनकी आराधना करना क्या कहलाता है, हरजस गीत कहलाता है। इन गीतों में राम और कृष्ण की लीलाओं का मुख्य रूप से वर्णन होता है। जैसे महिला को आपने सुना होगा गीत गाते हुए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, है ना। तो इस प्रकार के जो गीत, इसमें कृष्ण की भक्ति की बात झलक रही है ना, और राम की भी भक्ति के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को हरजस गीत कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिरमी गीत। अब चिरमी गीत क्या, चिरमी एक क्या होता है, पौधे का नाम होता है। चिरमी जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है। अब इसमें एक देखिए क्या चीज़ है, इसमें एक बच्ची है या एक महिला है जो अपने भाई या अपने पिता, भाई और पिता की प्रतीक्षा कर रही है और चिरमी गीत को संबोधित करते हुए गीत गा रही है। हे चिरमी देख मेरे भाई और मेरे पिता कहाँ हैं। मतलब वो चिरमी को कह रही कि अभी मेरा घर में कोई साथी नहीं है, न तो मेरे पिता यहाँ पर है न मेरा भाई यहाँ पर है। अगर मेरे पिता और भाई यहाँ पर है तो आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। या फिर ये किसी विवाह की हुई एक लड़की की एक ऐसी व्यथा है जो चिरमी के पौधे को देखकर अपने भाई या अपने पिता की प्रतीक्षा की कि वो मुझे आएंगे और मुझे यहाँ से अपने घर पे लेकर जाएंगे, इस प्रकार की बात है। तो इस गीत में चिरमी पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधु द्वारा अपने भाई पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का एक वर्णन किया गया है। विवाह के अवसर पर मायरे में भी यह गीत गाते हैं। विवाह के अवसर में जब मायरा लाया जाता है, मायरा एक महिला होती है जो उसके घर वाले, मतलब उसके माता पिता वहाँ से कुछ कपड़े, कुछ धन दौलत, कुछ ऐसा लेकर आने की प्रथा बनी हुई ऐसी मायरा, जिसे मायरा नाम कहते हैं। उसमें भी ना भाई और पिता की याद में गीत गाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है हिंडोया हिंडोलिया गीत। हिंडोया हिंडोलिया गीत क्या होता है, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये ललित्यपूर्ण गीत गाती है। मतलब अब देखिए यह गीत की प्रकार कैसे, यह एक खुशी के लिए गाया जाने वाला गीत हो गया, ठीक है, खुशी का गीत हो गया। मतलब सावन के महीने में क्या झूले डाल दिए और झूले डाल के झूला झूलना। सावन का महीना कब आता है मैं आपको बताता हूँ। सावन का आता है जुलाई महीने में, जब बारिश का मौसम आता है तब पेड़ों में हरियाली आ जाती है और हरियाली के वहाँ पर झूला लगाकर महिलाएं वहाँ पर झूमती है, जिसे हिंडोलिया गीत गाती है और ये झूलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूटिया लोकगीत। सूटिया लोकगीत देखिए बात करते हैं भीलनी स्थित है। मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष की बात की जा रही है कि यह गीत भीलनी स्थित द्वारा गाया जाता है। तो जाति विशेष की बात हो गई। और क्या बात करें, परदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है
याद की बात हो रही है। मतलब यह गीत क्या, एक विरह गीत है और भिल्नी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है सूंटिया गीत। मतलब एक भिल्नी स्त्री है, उसका पति कहीं विदेश गया है, जिसे वो याद कर कर बुला रही है कि तुम कब आओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है पीपली गीत की। शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में जो मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले जो गीत है वो पीपली गीत है। जिस प्रकार से हमने हिंडो हिंडोलिया पढ़ा था उसी प्रकार से यह गीत भी सेम है, पीपली गीत भी इसी प्रकार सेम है। बस इसमें एक दिक्कत है, यहाँ खुशी वाली भाव था और यहाँ पर क्या है, पति की याद में गाया जाने वाला भाव है एक ही चीज़ है। सावन के महीने में या वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। हिंडो हिंडोलिया पूरा राजस्थान में होता है, जबकि पीपली गीत मारवाड़ी, शेखावटी और बीकानेरी क्षेत्रों में गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीठने। सीठने गाली गीत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब गाली गीत है, इसमें गालियों का उच्चारण किया जाता है और ये कब यह विवाह के अवसर पर खुशी और आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं। किसके द्वारा गाए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं और किसके लिए गाए जाते हैं, वर पक्ष के पुरुषों के लिए गाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ना उन पुरुषों को ना मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है गीतों के माध्यम से, तुम आ गए लेने हमारी बच्ची को, तुम आ गए लेने हमारी बच्ची को। इस प्रकार से गीतों का मतलब गीतों में एक मीठी मीठी गालियों का वर्णन किया गया जिसे सीठने गीत कहते हैं। ये एक परंपरा है राजस्थान की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कागा गीत। इस गीत में प्रेमिका कोए को संबोधित कर अपने प्रीतम के आने का शगुन मनाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक जैसे राजस्थान में एक है कि जब कभी भी हमारे घर पे कोआ आता है तो हम उसे यूँ कहते हैं कि कोआ आया, यानी अब कोई मेहमान आने वाला है। तो यहाँ पर प्रेमिका जब कोए को देखती तो वो यूँ कहती कि कोआ आया यानी कि मेरा प्रीतम आने वाला है। तो इस गीत को कोए के माध्यम से गाना या कोए को कहकर गाना कागा गीत कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत क्या होता है, करौली के क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत। जैसे कि देखिए लांगुरिया गीत का मतलब ये है कि केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में स्थित है। वहाँ पर केला देवी की आराधना के समय जो गीत गाए जाते हैं जिससे केला देवी को खुश किया जाता है, केला देवी की याद में गाए जाने वाला गीत है, तो इसको क्या कहते हैं, लांगुरिया गीत कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिचकी गीत। हिचकी गीत कब गाया जाता है, देखिए अलवर मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत है। अलवर में मतलब अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र आता है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो अलवर मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा, हिचकी गीत है। राजस्थान में कहावत है कि तुम अगर किसी को हिचकी आ रही तो मतलब कोई तुम्हें याद कर रहा है, मतलब जब कोई हमें याद करेगा तो हमें क्या आती है, हिचकी आती है। ऐसी परंपरा मानी हुई है। तो हिचकी गीत जो है वो अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें है पिया जी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पिया जी की याद आ रही है तो आप हिचकी गीत गाओ, तो है ना, ऐसा मतलब ऐसा परंपरा ऐसा बोला जाता है, हिचकी गीत है ना। नेक्स्ट आता है घूमर गीत। राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत घूमर के साथ गाया जाना लोकगीत। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये घूमर गीत है, ये घूमर नृत्य है। और घूमर नृत्य कब किया जाता है, जब घूमर गीत का वादन गायन होता है। तो घूमर गीत जब गाएंगे तो घूमर नृत्य आयोजित होता है, ठीक है। तो घूमर गीत में क्या पूरे राजस्थान, घूमर नृत्य पूरे राजस्थान का लोक नृत्यों में सिरमौर है। ये सिरमौर नृत्य है राजस्थान का, मतलब सबसे अच्छा नृत्य माना गया है और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो इसका गीत का गायन भी कब किया जाएगा, मांगलिक अवसर पर ही किया जाएगा। और मांगलिक अवसर किसके लिए होते हैं, खुशी के लिए होते हैं। तो ये खुशी में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीडो। मेवाड़ की प्रसिद्ध जनजाति भील का प्रसिद्ध लोकगीत है हम सीडो। इस गीत को स्त्री पुरुष साथ में गाते। तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें का वर्णन देखिए, स्त्री पुरुष साथ में गा रहे मतलब ये एक प्रकार का क्या होगा, युगल गीत हो गया जिसे, ठीक है। और मेवाड़ की प्रसिद्ध जनजाति भील जनजाति मतलब किसी जाति का वर्णन भी वो गाया जा रहा है। तो हम सीडो कहाँ गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें एक क्षेत्र विशेष की बात भी की गई है। किसके द्वारा गाया जाता है, भीलों के द्वारा गाया जाता है, भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है। और क्या है, एक प्रकार का ये युगल गीत है, मतलब इससे स्त्री पुरुष साथ में गाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मौर्य गीत के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। मौर्य गीत क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं ना। मौर्य गीत का मतलब होता है गीत में ऐसी बालिका की जिसका संबंध तो तय हो चुका परंतु विवाह में देरी है। जैसे कि आपने बॉलीवुड में श्रीदेवी के ऊपर एक फिल्म आया हुआ गाना है मौर्या आछो बोलियो धरती राजमा, है ना। तो एक आपने एक गीत सुना होगा जो श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गया है, तो ये वही गीत है ना। तो इस गीत में ऐसी बालिका के जिसका संबंध तो तय हो चुका लेकिन विवाह में क्या है देरी है, मतलब उससे विवाह की क्या है जल्दी पड़ी हुई है उसको, तो वो गीत जो गाती है वो कौन सा गीत कहलाता है, मौर्य गीत कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गौरबंद। गौरबंद क्या होता है, देखिए ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम में, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ आपको जूम करके। ये जो आपको ये ऊँट के गले का ये जो श्रृंगार नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा श्रृंगार किया हुआ ये है ना, इसको क्या कहते हैं, गौरबंद कहते हैं इसे। ये क्या कहलाता है, गौरबंद। तो गौरबंद क्या होता है, जो ऊँट का श्रृंगार होता है, ऊँट का श्रृंगार क्या कहलाता है, गौरबंद कहलाता है। ठीक है। तो गौरबंद ऊँट के गले का एक आभूषण होता है। ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय और शेखावटी क्षेत्रों में प्रचलित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, जैसे बीकानेर जिले में पाए जाते हैं ना। तो बीकानेर में गौरबंद गीत गाया जाएगा। जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र के राजस्थान के 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिलों में आते हैं, तो 12 ही जिलों में जहाँ जहाँ ऊँट पाए जाते हैं वहाँ पर ये गौरबंद गीत गाया जाएगा। इसका एक अच्छी लाइन है, मारो गौरबंद न खरालो, है ना, एक लाइन है इस गीत की प्रचलित है जो काफ़ी आप लोगों ने भी सुनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं काजलियो गीत। काजलियो का मतलब होता है काजल से। किससे है, काजल से। जो आँख में डाला जाने वाला जो काजल होता है, इसमें यूँ बताया कि एक महिला है, महिला के श्रृंगार का प्रमुख एक पार्ट है काजल लगाना, है ना। तो महिला के श्रृंगार को यहाँ पे बताया गया है। काजलियो गीत में महिला के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो एक प्रकार के श्रृंगारिक लोकगीत है जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। चंग का मतलब ये होता है, यह एक वाद्य यंत्र, चंग के एक प्रकार का क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। तो चंग के साथ में होली के अवसर पर जो गीत गाते हैं वो काजलियो गीत है। इस काजलियो गीत में महिला के श्रृंगार को अच्छे से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात आता है डोला मारू। देखिए डोला मारू कौन थे, डोला मारू एक व्यक्ति और एक मतलब एक औरत थी। ठीक है। तो डोला और मारू दोनों अलग अलग हैं। डोला मारू के प्रेम का जो वर्णन किया जाता है जिस गीत में, वो गीत क्या कहलाता है, डोला मारू गीत कहलाता है। यह सिरोही का लोकगीत है। ठीक है। इस गीत में डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, मतलब डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है और सिरोही का लोकगीत है। एक बात बता देता चाहता हूँ यहाँ पे, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। इसे ढाडी जाति के जो लोग होते हैं वो गाते हैं, ढाडी जाति के लोग गाते हैं। इसका जो गायन करते हैं वो ढाडी जाति के लोग गायन करते हैं। ठीक है। तो ढाडी जाति के लोगों का द्वारा गायन किया जाना गीत डोला मारू, सिरोही का लोकगीत डोला मारू। इस गीत में डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मूमल। मूमल गीत का, मूमल गीत क्या होता है, यह जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। मतलब जैसलमेर में एक लोद्रवा नामक स्थान है, वहाँ पर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मूमल। तो उस मूमल का ऐतिहासिक प्रेमाख्यान करना, मतलब उसकी जो प्रेम कथा का वर्णन करना, वही गीत क्या कहलाता है, मूमल कहलाता है। तो यह गीत लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल पर आधारित एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है जो जैसलमेर क्षेत्र का प्रचलित गीत है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण में से एक लोकगीत मूमल गीत भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुरंजा गीत की। देखिए कुरंजा राजस्थान में एक पक्षी का नाम है। कुरंजा एक राजस्थान में क्या एक प्रकार के पक्षी का नाम है जो जोधपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। इस कुरंजा पक्षी पर आधारित गीत कुरंजा गीत कहलाता है। राजस्थानी लोक जीवन में विरहनी मतलब जो अपने पति से अलग रह रही है, मतलब है ना, पति कहीं बाहर गया हुआ है और वो पत्नी अकेली रह रही है, तो विरहनी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर गीत गाया जाता है। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक था पपीहा पक्षी के माध्यम से गीत, तो कौन सा था, पपैयो गीत, वो पपैयो गीत था। यहाँ पे कुरंजा पक्षी के माध्यम से गीत की बात करी तो कौन सा गीत हुआ, कुरंजा गीत हुआ। और एक और हमने पढ़ा था कागा गीत पढ़ा था। कागा पक्षी मतलब
कोय पक्षी, कोआ जो पक्षी होता है, कोय पक्षी से जो संबंधित होता है वो कागा गीत कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 पक्षियों को लेकर राजस्थान में गीत प्रचलन में है। जैसे पपिया पक्षी से पपैयो गीत, कुरंजा पक्षी से कुरंजा गीत और कौवे पक्षी से कागा गीत। नेक्स्ट बात करते हैं हम जच्चा। जच्चा मतलब हम कहते हैं कि जच्चा क्या होता है, मतलब एक महिला उसको अगर पुत्र की प्राप्ति हुई है, मतलब उसको उसके पुत्र का जन्म हुआ है, तो पुत्र के जन्म पर बालक जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, जच्चा गीत कहलाते हैं। इन जच्चा गीतों को होलर गीत भी कहते हैं। और जब ये गीत गाए जाते हैं तब घरों में थालियाँ बजाई जाती है। वाद्य यंत्रों के स्थान पर क्या बजाई जाती है, थालियाँ बजाई जाती है। वाद्य यंत्र के स्थान पर क्या बजाई जाती है, थालियाँ बजाई जाती है। ये जच्चा जब मतलब बच्चा जब पैदा होता है, पुत्री जो होती है तब थालियाँ नहीं बजाई जाती है। पुत्र के होने पर ही क्या होता है, बालक जन्मोत्सव पर थालियाँ बजाने का परंपरा, जिसे होलर गीत या जच्चा गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है लावणी। लावणी का मतलब होता है किसी को बुलाना, अपने पास बुलाना। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसे ऐसे गीतों को लावणी गीत कहते हैं। जैसे नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गीत गाया जाता है। ठीक है, लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। अब राजस्थान में श्रृंगारिक और भक्ति संबंधी लावणियाँ प्रचलित। भक्ति संबंधी में क्या होगा, भगवान को कहना हमारे पास आओ, मतलब भगवान को अपने पास बुलाना। भक्ति गीतों में भगवान या हमारा जो रखवाला है उसको अपने पास में बुलाना, वो भक्ति संबंधी है। तो कौन कौन सी भक्ति संबंधी लावणियाँ कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, मोर ध्वज, सेव सम्मन और भरथरी इत्यादि लावणियाँ आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रसिया से। ब्रज क्षेत्र यानी भरतपुर, धौलपुर में कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले गीत होते हैं, उनको रसिया कहते हैं। ठीक है, इन रसिया गीतों के साथ में जब नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे नगाड़ों को बम कहते हैं, है ना। तो इन जब इसके साथ जब नगाड़े का प्रयोग किया जा रहा है तो इसको सम्मिलित रूप से बम रसिया गीत भी कहते हैं। बम रसिया गीत भी कहते हैं। तो रसिया गीत के साथ में बम मतलब नगाड़े का प्रयोग करना है, बम का प्रयोग करना, बम रसिया गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है जलो और जलाल गीत। जलो और जलाल का महत्व ये, वधू के घर की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती तब गीत गाया जाता है। यानी कि यह किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित एक प्रकार का गीत है। मतलब वधू पक्ष की महिला जब बारात को देखने जाती, मिलने के अवसर पर देखने जाती है ना, कब आती है, विवाह में मिलने के अवसर पर देखने जाती, तो उस समय जो गीत गाती है तो उसको जलो और जलाल गीत कहते हैं स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं गुडला गीत की बात करते हैं। गुडला गीत क्या चीज़ है, गुडला गीत मुख्य रूप से मारवाड़ जोधपुर का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, होली के बाद में त्योहारों पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, मतलब कन्याएं क्या करती हैं, अपने घर से मंदिरों में जाती है और मंदिरों से वापस आती है, उस समय वो जो गीत का जो गायन करती है, उन गीतों को गुडला गीत कहते हैं। और गुडला गीत प्रमुख मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध या मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट बात करते हैं बधावा गीत। बधावा गीत मतलब किसी को बधाई देना, और बधाई कब दी जाती है, जब शुभ कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद में दी जाती है। शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। जैसे बधावा लोकगीत। अब बधावा लोकगीत की बात मैं करता हूँ, जैसे मैं आपसे, जैसे कि शादी में बारात गई है ना, जैसे शादी में बारात जब लौट कर आती है ना, लौट कर आती है, उस समय गीत गाते हैं बधाई गीत, क्योंकि उस समय क्या था, शादी संपन्न हो चुकी है। अब जो गीत गाएंगे क्या है, बधाई के लिए गीत गाएंगे, सभी को बधाई दी जाएगी उसके अंदर, तो वहाँ पर क्या है, बधाई दी जा रही है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं गणगौर गीत। गणगौर गीत क्या होते हैं, देखिए, गणगौर का मतलब होता है गण और गौर। यहाँ गण का मतलब शिव से है और गौर का मतलब पार्वती से है। मतलब शिव पार्वती की आराधना में, गणगौर त्योहार पर शिव पार्वती की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, गणगौर गीत कहते हैं। गणगौर एक त्योहार होता है जो राजस्थान में मनाया जाता है, उस पर आधारित गीत गणगौर गीत, उस पर आधारित नृत्य तो गणगौर नृत्य, है ना, इस पर। नेक्स्ट बात करते हैं पावना। पावना का मतलब होता है दामाद। ठीक है, पावना दामाद। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते पावना गीत।
यह भी एक प्रकार का देखिए विवाह गीत ही है। कि विवाह गीत इसलिए गीत है क्योंकि विवाह दामाद तो ससुराल में बहुत बार जाते हैं, लेकिन जब पहली बार शादी होती है, जब पहली बार शादी के 2 दिनों बाद जब वो अपने ससुराल जाते हैं तो उसे पावना गीत कहते हैं। वहाँ की महिलाएं जो गीत गाती है उसे पावना गीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कामण। शादियों में जब तोरण पर आता है तो वहाँ की महिला उनको जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाती है कि हमारे दामाद को किसी की नज़र ना लग जाए। ठीक है, इसलिए जो गीत गाए जाते हैं वो कामण गीत गाए जाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है कांगसियों। देखिए कांगसियों भी एक प्रकार का क्या है, श्रृंगारिक लोकगीत है। कांगसियों का मतलब होता है कंगे से। कांगसियों का मतलब क्या होता है, कंगा। ठीक है, और कंगा कौन यूज़ करते हैं, सभी पुरुष और महिला यूज़ करती है। खासकर महिलाओं के मतलब महिलाओं के सजने संवरने पर यह आधारित गीत है। सजने संवरने पर है ना, सजने संवरने पर यह गीत आधारित है ना, तो सांगरिक लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पटेलियों, बीछे और लालर। ये 3 लोकगीत हैं और तीनों दक्षिणी राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लोकगीत हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है, जहाँ पर जैसे मैं आपको मैप से समझाता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए राजस्थान की ये यहाँ अरावली पर्वतमाला है, ये दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान का। यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्न जनजातियाँ रहती है। उन जनजातियों में जो आयोजित जो प्रचलित जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं, पटेलियों, बीछे और लालर गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है फाग। फाग का मतलब क्या होता है, देखिए फाग का मतलब होता है फाल्गुन माह। मतलब फाल्गुन माह कब आता है, होली के अवसर पर। होली मतलब मार्च माह में फाल्गुन माह आता है। ठीक है, तो फाल्गुन माह में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फाग कहते हैं। और होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फाग गीत गाना। ठीक है, फाग गीत होते हैं वो। नेक्स्ट होता है परिणय। परिणय मतलब शादी करना। इसको स्थानीय भाषा में परणना भी कहते हैं, कि परणना है ना, कि अब तुम कब परणोगे है ना, तो मतलब कब तुम्हारी कब शादी होगी है ना। तो परिणय मतलब कहते हैं विवाह में फेरों के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत होता है। विवाह में जो फेरों के समय जो गाया जाने लोकगीत होता है वो परिणय, मतलब जब फेरे लेते हैं, विवाह करते समय जो गीत गा रहे हैं, पढ़ते समय जो गीत गा रहे हैं उसे परिणय गीत कहते हैं। नेक्स्ट आता है बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी का मतलब ये विवाह के अवसर पर गाया जाना लोकगीत है, लेकिन ये बात होती है विवाह के उपरांत। विवाह उपरांत जो गीत गाए जाते हैं वो बन्ना बन्नी है। मतलब इसमें शादी कर लिए, लड़का और लड़की दोनों शादी के सूत्र में बंध चुके हैं, अब जो गीत गाया जाएगा वो बन्ना बन्नी, मतलब लड़के को बन्ना और लड़की को बन्नी करके संबोधित करके गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट गीत आते हैं बिणजारा लोकगीत। ऊँटों पर बैठकर लंबी यात्रा करते समय गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं, बिणजारा गीत कहलाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, लोग ऊँटों पर बैठकर लंबी लंबी यात्रा करते हैं, तो लंबी यात्रा करते समय बीच में लोकगीतों का गायन करते हैं। ऐसे लोकगीत क्या कहलाते हैं, बिणजारा लोकगीत कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो की। जीरो का मतलब ये होता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार बताता हूँ, जीरे की जैसे कि बेसिक जानकारी देता हूँ। जीरे की जो फसल जो बोई जाती है या जीरा जो बोया जाता है वो शुष्क क्षेत्रों में बोया जाता है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो वहाँ बोया जाता है, क्योंकि जीरे की फसल में जब पानी लग जाता है तो जीरे की फसल खत्म हो जाती है। तो पौराणिक मान्यता में ये था, एक व्यक्ति ने जिद से शुष्क से आर्द्र वाले क्षेत्रों में जीरा बोना शुरू किया, तो उसकी पत्नी उसको गीत के माध्यम से समझाना जा रही है कि जीरे की फसल पानी वाली जगह में मत बोनी तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरे की फसल के नुकसान पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, जीरो गीत कहलाते हैं। वर्तमान में ये चर्चा में तो शायद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में काफ़ी चर्चा में थे, इसलिए पूछे जाते हैं। और कला संस्कृति का जन्म आज से नहीं कई वर्षों पहले हुआ है, जिससे तो आज राजस्थान एक परिपूर्ण राज्य की श्रेणी में आता है एक। नेक्स्ट बात करते हैं बिछुड़ो गीत। हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, इसमें पति पत्नी के प्रेम का परिचय गीत है, कि मतलब पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है या पति अपने पत्नी से कितना प्रेम करता है, उसको बिछोड़ों के गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करना बिछोड़ा गीत कहलाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध, यह एक हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट आता है दारूड़ी।
देखिए दारूडी क्या, दारूडी का मतलब होता है शराब से। किसे हैं? शराब से। पौराणिक समय में जब राजा महाराजा सामंत और ठाकुरों की महफिल में जो गीत गाए जाते थे, बियर पी के या ना शराब पीकर जो गीत गाए जाते थे, महफिल में जो जाम लगते थे, महफिल जमती थी, उसको क्या कहते हैं? दारूडी गीत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कलाली गीत। देखिए यहाँ पर क्या है, कलाली का मतलब ये होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाल समाज के जो लोग हैं वो पुराने समय में शराब का धंधा करते थे, शराब बनाने का काम करते थे। ठीक है, शराब बनाने का काम करते थे। तो शराब बनाने का संबंध क्या? शराब बनाई जा रही है, तो शराब से संबंधित इस गीत में कहीं न कहीं कलाली का जो जिक्र किया गया है वो कहीं न कहीं शराब से संबंधित है। जैसे यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित गीत है। इस गीत में सवाल जवाब है। सवाल जवाब कैसा है? देखिए, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को साथ चलने के लिए मनुहार करता है, किंतु वो साथ चलने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं, तुम शराब का काम करते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। ठीक है, तो उसको समझा रहा है ये तो मेरा काम है, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो उसको जो इसमें जो कलाल है वो व्यक्ति, और जो कलाली है वो उसकी पत्नी है। तो कलाल और कलाली में जो गीत का नाम दिया गया वो कलाली किया गया। ठीक है। कलाल का अभिप्राय शराब से है। इस गीत में श्रृंगारिकता और मन की चंचलता को प्रदर्शित किया गया है कि एक मानने को तैयार नहीं और दूसरा उसे मनाने को आतुर है। तो दोनों बातें हैं इसके अंदर, है ना। तो कलाली गीत राजस्थान में काफ़ी प्रचलित हैं। तो राजस्थान के लोकगीत हमने अच्छे से पढ़े। हमने, मेरी पूरी कोशिश थी जैसे कि मैंने आपको अच्छा समझाने का प्रयास किया है, और एक्चुअली ये फैक्ट टॉपिक है, इसको हमें बार बार थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से इन लोकगीतों को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका, जो जो हमने पढ़ा उसका अच्छे से एक बार रिवीजन करते हैं। जो क्षेत्र विशेष के लोकगीत हैं उनको देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम पीपली की। मैंने आपको बताया था पीपली गीत शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी में कौन कौन से जिला से? देखिए, एक तो चूरू जिला, उसके बाद में झुंझुनू जिला, सीकर जिला और बीकानेर जिला। इन 4 जिलों में पीपली गीत का गायन होता है। पीपली गीत क्या होता है कि मारवाड़, मैंने आपको बताया था, मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर जिलों में, और बीकानेर जिलों में क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु में जो झूले झूलते समय जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पीपली गीत कहते हैं। मतलब मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में झूला झूलते समय जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पीपली गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आता है अपना हिचकी गीत। हिचकी गीत क्या होता है? देखिए, अलवर और मेवात का प्रसिद्ध गीत था। अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध गीत है, खास कर ना अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध गीत है। तो इस गीतों को अलवर और भरतपुर में प्रमुख रूप से गाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हिचकी गीत। हिचकी में जैसे कि जैसे पिया जी मैंने आई हिचकी, इसके प्रमुख बोल हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति को याद करना, हिचकी के माध्यम से याद करना हिचकी गीत कहलाता है। नेक्स्ट आता है लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत मैंने बताया था कहाँ का है? करौली जिले का प्रमुख है, तो ये आपके सामने करौली जिला है। ठीक है। क्यों गाया जाता है? केला माता की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लांगुरिया गीत कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात है पंछीड़ा। पंछीड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है? पंछीड़ा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। पंछीड़ा हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र का, मतलब जयपुर के आसपास के इस क्षेत्र का भी प्रमुख लोकगीत है पंछीड़ा। तो पंछीड़ा 2 जगह का प्रसिद्ध है, एक तो है हाड़ौती क्षेत्र का और एक है ढूंढार क्षेत्र का। प्रमुख लोकगीत है पंछीड़ा। पंछीड़ा का प्रमुख रूप से जो गायन होता है वो तो नवरात्रि में किया जाता है, जैसे पंछीड़ा रे उड़ी ना जाजो पावागढ़ रे। ठीक है। और दूसरा, बाकी इसकी बात करूँ, बाकी संपूर्ण राजस्थान में प्रचलित है नवरात्रि के दिनों में, लेकिन ढूंढाड़ और हाड़ौती के क्षेत्रों में इसका जो गायन किया जाता है वो अनेक कार्यक्रमों में किया जाता है, अनेक अवसरों पर इसका गायन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमसीड़ो। हमसीड़ो मैंने आपको बताया था बिलों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है। और एक प्रकार का युगल गीत है। युगल गीत मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में गाया जाता है, और दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, क्योंकि बिलों की अधिक संख्या राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मेवाड़ में अधिक है। नेक्स्ट बात है डोला मारू। डोला मारू कहाँ का? सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत है। अब सिरोही में डोला मारू को गीत गाने का काम ढाडी जाति के लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात की, इसमें डोला मारू के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये एक प्रेमाख्यान गीत है। डोला मारू के प्रेम कथा पर आधारित गीत है। नेक्स्ट बात करते हैं मूमल गीत।
मूमल गीत मैंने बताया लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी है मूमल, और उसमें मूमल की क्या है, प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जिसे मूमल गीत कहते हैं। नेक्स्ट बात है जोरावा। जोरावा कहाँ का गीत है, जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है। और इसमें क्या होता है, जैसलमेर पति के वियोग में जो गीत गाया जाता है, पति के वियोग में जो गीत गा रही है वहाँ की जैसलमेर की महिला, वो यूँ कह रही कि तुम मुझे मरुस्थलीय क्षेत्र में अकेला छोड़ के चले गए और तुम इतनी दूर चले गए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है, जोरावा लोकगीत है। और नेक्स्ट है गोरबंद। गोरबंद क्या होता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है। अब इस आभूषण मतलब मारो गोरबंद नखरा लो, मतलब आभूषण करने के बाद में मेरा जो गोरबंद है, मतलब मेरा जो ऊँट है वो बहुत गोरबंद से बहुत अच्छा नखरा लग रहा है, और नखरे खा रहा है वो अच्छे, मतलब उसके उसके भाव चढ़ गए उसके, है ना। तो इस प्रकार से उस गीत में इसके कुछ बोले हैं। तो गोरबंद कहाँ का, पूरे मारवाड़ से का, लेकिन बीकानेर का मुख्य रूप से गीत है, जहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से गाया जाता है। तो राजस्थान के लोकगीत पूरी तरीके से कंप्लीट है। मैंने आपको इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर भी आप इसको, इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखें, और इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या कुछ कमी है, या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान के लोकगीत कंप्लीट है। और मैं आपको बताता हूँ मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, मैं आपको फिर से PDF की शुरुआत में लेकर चलता हूँ मैं आपको, कि जैसे देखो राजस्थान, तो राजस्थान की लोक कलाओं में हमने जो फर्स्ट टॉपिक उठाया वो हमने उठाया था राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत के बाद में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य के बाद में लोक नाट्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य में लोक संगीत पढ़ेंगे, संगीत के बाद में लोक वाद्य पढ़ेंगे। फिर इनसे संबंधित जो पुराने प्रश्नों में, जो पुराने पेपर में आए जो प्रश्न हैं, उन सभी का एक साथ वर्णन करेंगे, ताकि हर तरीके के प्रश्न हम क्लियर कर सकें। उसके बाद में RS मेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लिखेंगे भी, उसका आंसर भी लिखेंगे, उसको अच्छे से शो करेंगे, ताकि क्या कहते हैं कि आपकी लेखन शैली में उससे सुधार आएगा। क्योंकि तैयारी अगर करनी है तो मेरे हिसाब से प्री की कभी तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है हमेशा मेंस की होती है। क्योंकि जब तक हम जब तक लिखना नहीं सीखेंगे तब तक हम चीज़ों को पहचानना भी नहीं सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा।